नमस्कार, आज है 23 मार्च 2026 दिन सोमवार। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल। आपका डीजे न्यूज लाइव में स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत अलर्ट मोड पर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में साफ कहा कि देश में तेल गैस का कोई संकट नहीं होने देंगे। अब भारत 27 नहीं बल्कि 41 देशों से तेल इंपोर्ट कर रहा है ताकि सप्लाई बनी रहे। हॉर्मुज रूट पर खतरे के बावजूद सरकार हर दिन हालात पर नजर रख रही है। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बड़ी राहत की बात है कि 3,75,000 भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और मिशन के जरिए लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। मोदी ने यह भी कहा कि एनर्जी ही इकोनॉमी की रीढ़ है, इसलिए हर सेक्टर को जरूरी सपोर्ट दिया जा रहा है। साथ ही किसानों और आम जनता को किसी भी संकट से बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं बिहार की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद में जनसभा के दौरान बिना नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास गया था लेकिन वो मेरे नहीं हो सके और आरोप लगाया कि सत्ता से हटने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। साथ ही नीतीश ने अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई और अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का भी दावा किया। ईरान अमेरिका तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिख रहा है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर रोक के कारण देश भर के होटल, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट्स बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कई जगह 15 से 20% दुकानें बंद हो चुकी हैं और बाकी लिमिटेड मेन्यू के साथ काम कर रहे हैं। इंडक्शन जैसे ऑप्शन धीमे और लिमिटेड हैं, जिससे ग्राहकों को समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो लाखों लोगों के रोजगार और रोजमर्रा की फूड सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी सरकार को घेरते हुए ब्रिक्स समिट को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। जयराम रमेश ने कहा कि जब भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है तो वेस्ट एशिया संकट जैसे गंभीर मुद्दे पर पहल क्यों नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद को विश्व गुरु बताने वाले प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए समिट आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ फोन कॉल से समाधान नहीं निकलता, बल्कि आमने सामने बातचीत और सामूहिक निर्णय ज्यादा असरदार होते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ईरान ने जो मिसाइलें दागी उन पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के युद्ध के खिलाफ बयान के स्टिकर लगाए गए थे। यह कदम सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि एक तरह का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संदेश भी माना जा रहा है। साथ ही ईरान ने सीज फायर के लिए नई शर्तें रखी हैं, जिनमें अमेरिका सैन्य ठिकानों को हटाना और हॉर्मुज स्ट्रेट के नियम बदलना शामिल है। ईरान का कहना है कि जब तक उसके दुश्मनों को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। इससे साफ है कि यह युद्ध अब और ज्यादा जटिल और खतरनाक होता जा रहा है। वहीं पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक अब्दुल वासीद के बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली और मुंबई पर हमलों की बात कही थी। भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बीजेपी नेताओं ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट बताया और कहा कि आतंकवाद को लेकर भारत अब पहले से ज्यादा सख्त है। ये बयान भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विभागीय समिति ने मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े टॉपिक्स हटाने की सिफारिश की है। एबीवीपी ने इन टॉपिक्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि ये टॉपिक्स एकेडमिक नजरिए से शामिल किए गए थे। कांग्रेस ने इस विवाद को राजनीतिक करार दिया है। अब इस पर अंतिम फैसला 24 मार्च को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। वहीं केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है। आरोप है कि उन्होंने बेंगलुरु में करीब
39,000 स्क्वायर फीट के आलीशान बंगले की जानकारी अपने चुनावी हल्फनामे में छिपाई। कांग्रेस का कहना है कि इतनी बड़ी संपत्ति छिपाना सीधे तौर पर कानूनी उल्लंघन है और मतदाताओं को गुमराह करना है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कदम उठाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध अफीम की खेती का एक और मामला सामने आया है। महज 17 दिनों में ये 5वीं घटना है जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि एक फरार है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसते हुए इसे अफीम स्टार्टअप बताया। लगातार सामने आ रहे मामलों ने प्रशासन की निगरानी और कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया है। गुस्साए उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया और गांव में जा रही डिलीवरी वैन को बीच रास्ते में रोक लिया। लोगों का आरोप है कि 1 हफ्ते से ज्यादा समय से उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जबकि रिकॉर्ड में डिलीवरी दिखा दी जाती है। कई उपभोक्ता सुबह 5 बजे से लाइन में लगे थे और 10 किलोमीटर दूर से आए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं एजेंसी संचालक का कहना है कि गैस की कमी नहीं है, बल्कि लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रहे, इसलिए दिक्कत आ रही है। इससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट अब घरेलू सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर रहा है। वहीं हरियाणा सरकार ने जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जेल वार्डरों की वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब 3,000 कैमरे खरीदे जाएंगे, जिससे कैदियों की हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी। पिछले कुछ सालों में जेलों से गैंग ऑपरेशन और कर्मचारियों की मिली भगत के मामले सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया है। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग का रिव्यू सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर देहरादून में बड़ा मेगा शो किया। इस दौरान 99.40 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्ती, नकल विरोधी कानून और युवाओं को रोजगार देने जैसे बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना 8,131 रुपए से गिरकर 1,36,694 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 15,747 रुपए से सस्ती होकर 2,11,723 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत $4,400 प्रति औंस से नीचे गिर गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक मिडिल ईस्ट के तनाव, महंगाई के दबाव और फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित ब्याज पर बढ़ोतरी की आशंका के कारण कीमतों में यह गिरावट आई है। आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं हरियाणा पुलिस ने आपत्तिजनक टटीरी गाने के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। अब तक 857 लिंक हटाए जा चुके हैं, जिनमें यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स शामिल है। पुलिस का कहना है कि इस गाने में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। डीजीपी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई इस गाने पर रील बनाता है या शेयर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साइबर टीम लगातार सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि यह गाना बादशाह ने गाया था। वहीं रणवीर सिंह की मूवी धुरंधर द रिवेंज ने कमाई के मामलों में नया इतिहास रच दिया है। सिर्फ 4 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर में 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रविवार को ही भारत में 114.85 करोड़ की कमाई ने इस रिकॉर्ड तोड़ वीकेंड में धमाकेदार कमाई की है। फिल्म ने पठान और RRR जैसी बड़ी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है। अब ये पुष्पा 2 के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड मूवी बन चुकी है। ट्रेंड एक्सपर्ट्स का मानना है कि मूवी जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होगी और अगर यही रफ्तार रही तो 2000 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।